देखो भाई, सबसे पहले हमें यह पता हो रिएक्शन करवाने के लिए कोलिजन होना चाहिए। कोलिजन क्या होता है? देखो, आपके सामने एक वर्ड है कोलिजन। इस कोलिजन का क्या मतलब होता है? देखो, वैसे तो दुनिया सोचती है कोलिजन का मतलब होता है टकराना। ठीक है, बात ठीक भी है, बट पूरी तरह ठीक नहीं है। कोलिजन का मतलब टकराना होता है, केवल किसका टकराना? गैसियस मॉलिक्यूल का। दो गैसियस मॉलिक्यूल टकराते हैं, उसको नाम दिया जाता है कोलिजन। दो लिक्विड मॉलिक्यूल टकराते हैं, उसको नाम दिया जाता है एनकाउंटर। और दो सॉलिड पार्टिकल टकराते हैं, उसको नाम दिया जाता है क्या? सोलेटोन। बट बाय डिफॉल्ट हम क्या कर लेते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, हम उसको नाम क्या दे देते हैं? कोलिजन दे देते हैं। ये एनसीईआरटी की बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, कोई बात नहीं। कोलिजन का मतलब हम टकराना मान के चल लेते हैं। अब कोलिजन, क्या सारे के सारे इफेक्टिव कोलिजन होंगे? अब सवाल उठेगा, ये इफेक्टिव कोलिजन क्या है? देखो, दो चीजें आपस में टकराएंगी, कोलिजन, अगर उनके टकराने से उनके ओल्डर बॉन्ड टूट जाएं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इट मींस आप सीधा सीधा कह सकते हैं, दो रिएक्टेंट टकराएंगे, अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, उस कोलिजन को आप इफेक्टिव कोलिजन बोलोगे। बाकी कोलिजन होते रहते हैं, हर कोलिजन से कभी भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो इफेक्टिव कोलिजन माना जाएगा जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अब कैसे पता लगे? कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है तो सबसे पहले उनके बीच में कोलिजन होगा, फिर अगर इफेक्टिव कोलिजन हुआ तब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। कैसे? देखो, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया है, ये हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में लेट्स सपोज हमारे पास था एसिड, मान लो था, ये एसिड था, और ऊपर से हम क्या डाल देते हैं, ये डाल दिया, मान लीजिए हमने क्या, बेस। अब देखो, पहले तो ये आपस में टकराएंगे, पार्टिकल मिक्स करेंगे, तो अगर ये इफेक्टिव कोलिजन हुआ, मतलब इतनी सफिशिएंट एनर्जी है, जैसे बेस का एग्जांपल हमने ले लिया NaOH और एसिड का एग्जांपल हमने ले लिया HCl, ये दोनों पार्टिकल आपस में टकराएंगे और इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है, NaOH और HCl दोनों के बॉन्ड टूटेंगे, तो यहां पर NaCl एक्वस प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब नए बॉन्ड बन चुके हैं, प्रोडक्ट बना है। इस कोलिजन को नाम देंगे क्या? इफेक्टिव कोलिजन। अब रिएक्शन के तौर पे कैसे समझेंगे, कैसे रिएक्शन होती है? ये तो जनरल रिएक्शन लिखी है। आओ एक एग्जांपल मैं देता हूं, बिल्कुल गौर से सुनना। जैसे H2 प्लस I2 क्या बनेगा? यहां बनेगा जी HI का फॉर्मेशन होगा, और बैलेंस करने के लिए हम 2HI लिख देते हैं। क्या हमेशा 2HI बनेगा? तो जवाब है नहीं। आपको उसकी ओरिएंटेशन चेक करनी होगी। ओरिएंटेशन कैसे? देखो जी, एक कंटेनर लिया है और उसमें एक H2 मॉलिक्यूल है। ये लो जी, आपके सामने H2 मॉलिक्यूल है H, और ये दूसरा H। फिर एक मॉलिक्यूल है I2 का, ये लो जी, एक आयोडीन और ये दूसरा आयोडीन, H2 एंड I2 मॉलिक्यूल है। I2 मॉलिक्यूल में हल्की सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा दिखा देते हैं, क्योंकि इसकी सच में बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। ये क्या हो गया इसमें? ये मूव क्यों नहीं कर रहा विशेष? देखना, ये उधर जा ही नहीं रहा, कैसे जाएगा? ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल हमने बना दिया। देखो, इसकी बॉन्ड लेंथ हल्की सी ज्यादा दिखाई है। अब बॉन्ड लेंथ अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, यहां पर 0.74 एंगस्ट्रोम होती है, और यहां पर 2.66 एंगस्ट्रोम यहां पर इनकी रेडियस होती है। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं, एक कंटेनर में, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने H2 डाल दिया और उसी में साथ में क्या डाल दिया? I2 डाल दिया। तो सबसे पहले जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, मॉलिक्यूल पास में आएंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूल रिलैक्स करता है। अब रिलैक्स करने से मतलब क्या है? उनकी हल्की सी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती हुई दिखेगी। लेट्स सपोज बॉन्ड एंगल चेंज होगा,
या फिर बॉन्ड लेंथ चेंज होगी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी। हम यहां पर बॉन्ड लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, बॉन्ड लेंथ का एग्जांपल दे दिया है। अब बॉन्ड लेंथ हल्की सी खिंच जाएगी, कैसे पता? देखो जी, यहां पर जब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के पास में आएंगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्यों लगेगा? आपको पता है आयोडीन की ईएन वैल्यू ज्यादा है, हाइड्रोजन की ईएन वैल्यू कम है। उस ईएन डिफरेंस की वजह से इनके बीच में थोड़ी सी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। फिर क्या होगा? फिर यहां पर ये हाइड्रोजन था और यहां पर ये दूसरा हाइड्रोजन था, यहां पर ये आयोडीन और यहां पर ये दूसरा आयोडीन आपको मिल जाएगा। देखो, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ इसकी बढ़ चुकी है और ये आयोडीन थोड़ा सा इसकी तरफ आया, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ी और आयोडीन आया, थोड़ा सा ये इसकी तरफ जाएगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा। इस अट्रैक्टिव फोर्स, ये गैप ज्यादा था, ये गैप कम होगा। ये बॉन्ड लेंथ 0.77 एंगस्ट्रोम और ये 2.96 एंगस्ट्रोम हो जाती है। तब जाके इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? HI का फॉर्मेशन होता है। अब आप लोग मुझे बताओ यहां पर कितने HI का फॉर्मेशन हुआ है? तो जवाब है 1, लेकिन हमने यहां पर क्या लिखे हैं? 2 HI लिखे हैं। फिर 2 HI क्यों लिखे हैं? तो यहां पर याद कीजिए, कल वाली क्लास को फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, कनेक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है यहां पर? यहां पर माय डियर, ओरिएंटेशन या डायरेक्शन का चक्कर है। आप ऐसे मॉलिक्यूल लेके आते हो तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, क्योंकि हमें एक HI मॉलिक्यूल मिला है और दूसरा H दूर भागा, दूसरा आयोडीन दूर भागा। देखो, इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ चुकी है और आई उस साइड और हाइड्रोजन इस साइड जाएगा, एक ही HI मिलेगा। तो सर दो कैसे मिलेंगे? आओ मैं बता देता हूं दो कैसे मिलते हैं। ये हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ये आयोडीन और दूसरा आयोडीन ये इस तरीके से एक्सिस में आते हैं। ये क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स इसकी तरफ लगाएगा, ये इसकी तरफ लगाएगा, तब जाके हमें क्या मिलता है माय डियर? एक HI तो यहां से मिल जाएगा और एक HI यहां से मिल जाएगा। तब जाके जो HI की संख्या है वो 2 होती है। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आ रहे थे, इनकी ओरिएंटेशन चेंज करी और चेंज करने के बाद 2 HI का फॉर्मेशन होगा। हाँ, हम सारी रिएक्शन इस तरीके से लिखते हैं, हमें आदत हो जाती है कि ऐसे बॉन्ड बनते होंगे। ये माय डियर, मैंने एक H2 और एक आयोडीन का एग्जांपल लिया है। बहुत से H2 होते हैं और बहुत से आयोडीन होते हैं, वो आपस में ऐसा भी कर देते हैं, ऊपर का बॉन्ड कोई ले जाए, नीचे का बॉन्ड कोई ले जाए, लेकिन फॉर्मेशन 2 HI का होगा। या फिर आप ये सोचो, इस केस में प्रोडक्शन अगर आप सोचो कि एक HI तो ये बन जाएगा और एक आयोडीन वो और एक हाइड्रोजन ये कभी ना कभी तो अट्रैक्ट होके दूसरा मॉलिक्यूल बना देंगे, तो माय डियर इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन का कोई फायदा होता नहीं। जैसे आज के जमाने में देखते हो ना, अंगूर ले लो, केला ले लो, कोई भी फल फ्रूट लेते हो या बिस्किट वगैरह लेते हो, उसमें क्या है, जैसे अंगूर है उसमें पूरे उसमें रखेंगे और एकदम बहुत से अंगूरों को एक साइड केमिकल में रखेंगे और बाहर निकालेंगे, वो पके हुए मिलेंगे। पकाने के लिए, जैसे कोई भी फ्रूट पकाने के लिए इथाइलिन का यूज किया जाता था। नेचुरली इथाइलिन उनको क्या करता है? राइपनिंग ऑफ द फ्रूट के लिए होता है। लेकिन हम यहां पर केमिकल डालते हैं, कैल्शियम कार्बाइड जनरली डाला जाता है, जो बहुत भयंकर पॉइजन का रूप ले लेता है और हमारी बॉडी में जाते ही खत्म करना शुरू कर देता है। तो यहां पर क्या होता है? यहां भी मामला किसका है? टाइम का। वो जल्दी पकाने के लिए उसमें केमिकल डाला, 2-4 दिन बाद पकते, केमिकल डालने की जरूरत ही नहीं थी। इट मींस टाइम का मामला है सारा। तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन मानी जाएगी और ये ओरिएंटेशन क्या मानी जाएगी? एक प्रॉपर ओरिएंटेशन मानी जाएगी। इसी को अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन के थ्रू समझें, ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है? जैसे यहां पर कार्बन, यहां पे CH3 और यहां पर मान लीजिए Cl है, यहां पर फिर से मान लीजिए आपके पास CH3 है, यहां पर हाइड्रोजन है, आपके पास NaOH से कोई OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आया है। तो अब देखो, इस पे इसकी एन वैल्यू पार्शियल माइनस ज्यादा है, इसकी कम है, तो पार्शियल पॉजिटिव। अब इसको अटैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अटैक करने के लिए
इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तब ही ये Cl बाहर जाएगा अटैक करने के बाद। अगर ऐसा हो जाए, ये OH माइनस उस साइड भाग जाए और ये मॉलिक्यूल उस साइड भाग जाए, तो यहां पर ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। दोनों की डायरेक्शन, ये मॉलिक्यूल इस साइड आए, ये मॉलिक्यूल इस साइड आए, तब जाके ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। मान लो इसको यही रहने दो, इसको इधर लेके आते हो, भी प्रॉपर ओरिएंटेशन माना जाएगा, बस उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन है। बोलो ये बात समझ में आई? क्योंकि आगे ये अटैक करेगा, Cl बाहर, और आप और मैं जानते हैं क्या बनेगा। यहां पर ये कार्बन था, दो CH3 है, पहला CH3 ये रहा जी, दूसरा CH3 ये रहा जी, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और ये OH का बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा और Cl माइनस बाहर चला जाएगा। आप और मैं जानते हैं Cl माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये स्टेबल है, OH माइनस से तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। बोलो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां पर ये जो ग्रीन दिखाया है, ग्रीन क्या है? ये है जी प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। और ये जो ब्लू से दिखाया गया है, ये क्या है? ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, ये प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएगा। बोलो इतना मामला समझ में आया है? बोलो। हाँ, डिफरेंस ये है, ये मॉलिक्यूल इस साइड है और ठीक तरीके से सही जगह पे अगर अटैक कर दे और प्रोडक्ट बन जाए, वो प्रॉपर ओरिएंटेशन माना जाएगा। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये पॉजिटिव चार्ज का उधर भाग गया, नेगेटिव चार्ज का उधर भाग गया, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, वो अटैक ही नहीं कर पाएंगे, वो कोलिजन होगा ही नहीं। तो कोलिजन नहीं होगा तो इफेक्टिव कोलिजन कैसे हो सकता है? अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ही नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार टेस्ट ट्यूब में कोई मिक्सचर है, कोई सॉल्यूशन है, कोई रिएक्शन करवानी, हम ऐसे हिला के देखते हैं, ऐसे घुमाते हैं, वो क्या है? वो एक हम बाहर से एनर्जी की फॉर्म में उनकी ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं कि ऐसे घूमेंगे, वो जो वॉल है कंटेनर की उसके लग के फिर से वापस आएगा, वो ओरिएंटेशन प्रॉपर करने के चक्कर में हम करते हैं। समझ में आई? ठीक है। और बॉन्ड आपको पता ही है बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई, एक बात ये देखो, जैसे यहां पर आपने ग्राफ बना दिया और ग्राफ वही है रिएक्शन कोऑर्डिनेट और ये पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से गया है, ठीक है। और दूसरा, आपने मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये ग्राफ ऊपर से ऐसे आ सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, टेम्परेचर कम हो चाहे ज्यादा हो, जो एरिया होगा ना, देखो इसका शेडिड एरिया, शेडिड रीजन ये रहेगा, और जो येलो से बनाया है, येलो का एरिया क्या रहेगा? येलो का एरिया ये रहेगा। दोनों केसेस में एरिया इक्वल रहेगा, क्योंकि देखो ब्लैक वाला नीचे ज्यादा आया है और येलो वाला इधर है, तो एरिया यहाँ पे ये ज्यादा है और यहां से देखे यहाँ ब्लैक वाला ज्यादा है। तो एरिया दोनों केसेस में इक्वल रहेगा, सेम एरिया रहेगा, एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। समझ में आई बात? ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ये मॉलिक्यूल रिलैक्स करता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाती है, ये कैसे बढ़ जाती है? अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं, ऐसा? बोलो भाई, आगे समझ में? देखो भाई, थ्योरेटिकल पोर्शन तो यहां पर अपना खत्म ही हो गया है। ठीक है। अब ध्यान रखना है, जब कभी भी आपसे एनर्जी निकलवा ले क्वेश्चन की फॉर्म में, पहला पॉइंट जो ध्यान रखेंगे, आपसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी निकलवा ले, एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो निकल के आएगी जूल में। ध्यान रखना, वो जूल में आएगी। बट
आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, किलो जूल में। ये ध्यान रखना, पक्का ही पक्का आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा। जूल में आएगी, आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप यूज करोगे ना, वहां पर आर की वैल्यू है मोल पर केल्विन पर जूल, ये है ना, सारा का सारा जूल का ही मामला है, ठीक है। तो आप जूल को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलो जूल में, और आपको पता है कितने का डिफरेंस आएगा, 10 की पावर 3 से आप डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं सारी की सारी वो बुक, पार्ट 1, केमिकल काइनेटिक्स। देखो भाई, एक तो ये ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट मैक्सिमम होकर धीरे धीरे कम होगा, और प्रोडक्ट शुरू में जीरो और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और ये यूनिट ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन की, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, जब कभी भी गैस आई हो। एक प्रेशर का फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, एक तो इसको ऐड करोगे बोर्ड पे, देखो भाई, ये जो ग्राफ दिख रहे हैं आपको, एल एन दिख गया या लोग दिख जाए, फर्स्ट ऑर्डर, देखो फर्स्ट ऑर्डर लोग है, फर्स्ट ऑर्डर चेक ही नहीं करना, एल एन लोग दिखते फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्टेंट का तो नीचे वैल्यू कम होगी, प्रोडक्ट का तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि आपके उसमें जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है। एक ये देखना आप बिल्कुल ध्यान से। देखो भाई, इस केस में आप क्या करोगे, ये जो सवाल है, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, बीच में लाइएगा इसे, और इसी को, ये इस साइड क्यों नहीं आ रहा विशेष, हाँ अब आ गया, इसको करते हैं क्रॉप। देखो आपको ये एक्सपेरिमेंट दिख रहा होगा, 4 बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। तो आप ये बताओगे इसका ऑर्डर क्या होगा, कैसे पता लगेगा ऑर्डर क्या होगा, मतलब देखो आपके सामने ये आता है, आपको कैसे पता रिएक्टेंट कौन है, तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको किसकी दी है, NO की, और इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी दी है, O2 की। इनिशियल कंसंट्रेशन देने का मतलब है, क्या मतलब इनिशियल का, रिएक्टेंट है दोनों के दोनों, ये रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट, तो आप रिएक्शन लिखोगे क्या, NO प्लस O2, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन गया जी NO2। इसके लिए कहता है आप ये लिखोगे रेट इक्वल टू के, यहां पर NO की पावर क्या, अल्फा,
O2 की पावर क्या, बीटा। आप अल्फा और बीटा की वैल्यू बताएंगे, बताओ कैसे बताओगे। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले क्या करो, NO की कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए। आप चेक कर लो फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब इक्वल कंसंट्रेशन है, इसकी वजह से तो रेट चेंज नहीं होगा। फर्स्ट और थर्ड में यहां पर चेक करोगे, ये क्या हुआ है, ट्वाइस हुआ है या डबल हो चुका है। और यहां पर ये क्या हो चुका है, ये भी हो चुका है जी डबल। याद कीजिए, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो, ऑर्डर कौन सा, फर्स्ट। तो O2 का ऑर्डर तो क्या आ गया है, अल्फा की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब O2 की वैल्यू सेम हो, वो केस ले लीजिए। ये लो जी, O2 की वैल्यू सेम होगी, कब होगी, हम इससे देख लेते हैं, ग्रीन वाले से। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड मान लो, दिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो कांस्टेंट है, मतलब O2 की वजह से ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, किसकी वजह से होगी, यहां पर ये क्या हो चुका, ट्वाइस, या लिख लो क्या, डबल। इसको डबल कर दिया, और रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड में, फर्स्ट एंड सेकंड में रेट पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये हो गई जी 4 गुना, 4 टाइम्स हो चुकी है। अब बताओ, अगर कंसंट्रेशन डबल कर दी, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो हमारे पास ये आ चुका है रेट। तो यहां पर रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू के, NO की पावर हो जाएगी जी 2, और O2 की पावर हो जाएगी 1। अगर हमसे ओवरऑल ऑर्डर पूछ ले, 2 + 1 कर देंगे, थर्ड ऑर्डर आ जाएगा। दूसरी बात, इसको बैलेंस भी कर लेते, लो जी व्हाइट वाले से कर लेते हैं बैलेंस। ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, NO क्या ये बैलेंस है, नहीं। ऑक्सीजन आप देखेंगे 2 और 1 3 है, उधर 2 है, तो आप अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑक्सीजन 4 हो चुकी है। और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर नाइट्रोजन भी 2, और यहां पर ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। बोलो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। अब O2, O2 की स्टोशियोमेट्री 2 है, ऑर्डर भी 2 है, और O2 सॉरी NO की स्टोशियोमेट्री 2 है, और ऑर्डर भी 2 है। O2 की 1 है, और ये भी 1 है। इट मींस कभी कभी स्टोशियोमेट्री और ऑर्डर इक्वल हो भी सकते हैं। समझ में आई। और आप और मैं जानते हैं वो कब इक्वल होते हैं, जब रिएक्शन एलिमेंट्री होती है। और एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब सिंगल स्टेप, एक बार में रिएक्शन हो जाती है। और ये रिएक्शन तो सीधा सीधा दिख रही है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इट मींस कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन है। बोलो ये मामला समझ में आया या नहीं आया, कैसे निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, ये क्या हो रहा है, माइक खुला है क्या आपका, आवाज सी आ रही है, एक बार चेक करो। देखो मैं, ये फॉर्मूला आया है, ये कैसे आया है ये देखना बस आपको। ये विशेष उस साइड क्यों नहीं जा रहा, देखना, इधर ही रुक जा रहा है ये। देखना, पढ़ ही नहीं रहा। ये आवाज आ रही है किसकी आ रही है, एक बार माइक चेक करो, आर्यन। हाँ, कुछ हुआ ही नहीं इसका तो, देखो।
देखो भाई, आपको एक रिएक्शन दिख रही होगी, ए प्लस गिव्स बी प्लस सी, और इसमें रेट निकाला है, जो फाइनल के की वैल्यू आई है वो क्या आई है, के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोग, यहां पर आया है पी आई इनिशियल प्रेशर, और यहां पर लिखा है 2 पी माइनस यहां पर पी टी फाइनल प्रेशर। अब आप मुझे बता सकते हो कि ये कैसे आया है, ये 2 पी कैसे आया है। देखो सबसे पहले तो, अच्छा मैं पहले बता ही देता हूं, छोड़ो इसको। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे के 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोग, यहां लिखोगे पी आई, थोड़ी सी जगह छोड़ोगे, और यहां लिखोगे पी आई, थोड़ी सी जगह छोड़ोगे, यहां पर पी टी, इससे पहले भी थोड़ी सी जगह छोड़ोगे। तो आप क्या करोगे, यहां पर एक डब्बा बनाओगे, एक डब्बा यहां पर, और एक डब्बा यहां पर, 3 बना लोगे। अब इसमें क्या फिल करोगे, तो ध्यान रखना, इसमें आप लिखोगे सबमिशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट लिखोगे। इसमें क्या लिखोगे, सबमिशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, और इसमें क्या लिखोगे, सबमिशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। अब ये क्या मामला है, देखो जी, सीधा सा मतलब है, आप यहां पर जो वैल्यू फिल करोगे, ये देखो जी, ग्रीन से, सबमिशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या है, 1, और इसके आगे क्या है, 1, कुछ नहीं है तो मतलब 1 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये होगा जी 2, माइनस यहां कुछ नहीं है तो 1, यहां पर 1, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1, यहां पर लिख दिया जाएगा 1, दिख रहा आपको, 1 लिख दिया। और यहां पर सबमिशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, केवल प्रोडक्ट का सबमिशन चाहिए 2, और यहां पर सबमिशन ऑफ रिएक्टेंट तो आपको चाहिए कितना, 1। तो यहां पर देख सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके आगे 2 है, और इसके आगे फिर से 1 है। अच्छा ये है क्या, याद करो, हम निकालते हैं क्या, यहां पर निकाल दिया, मान लिया के, टाइम निकालते, टाइम निकल सकता था, सिंपल रिएक्शन के लिए क्या करते थे, हम करते थे के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोग ए नोट डिवाइडेड बाई ए, ये लिखते थे। बट जब कोई भी गैस डिफाइन की जाए, प्रेशर आएगा, वहां पर गैस की कंसंट्रेशन नहीं होती, प्रेशर आता है, और उस प्रेशर के केस में पी आई इनिशियल प्रेशर और पी आई माइनस पीटी, पीटी मींस टोटल प्रेशर, ऐसे लिखेंगे। और ध्यान रखना ये बात जो मैंने बताई है, ये फॉर्मूला केवल वैलिड तब है, तब एक गैस गिवन हो और उसका डिकम्पोजिशन गिवन हो, मतलब रिएक्टेंट साइड एक ही गैस चाहिए, एक ही गैस, मोलिक्यूल चाहे 50 ले लो, एक टाइप की गैस चाहिए, और उसको टूटने के बाद डिकम्पोजिशन हो, सारी की सारी गैसियस मॉलिक्यूल मिलने चाहिए। अगर सॉलिड आपने ले लिया, अलग फॉर्मूला बन जाता है, जो अपने सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। समझ में आई, केवल गैसियस मॉलिक्यूल हो सारे, और डिकम्पोजिशन गिवन हो, तब ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और बताता हूं, और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो जी, और एग्जांपल किस तरीके से लेंगे हम, एग्जांपल इसको हटाओ, जैसे हमने एक रिएक्शन और ले ली, यहां पर है 5A, ये गैस है, गिव्स टू 7B, ये भी गैस है, प्लस यहां पर ले लो फिर से 6C, और ये भी क्या है, गैस है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखोगे, बिल्कुल सिंपल है, के इक्वल टू, चाहे टी निकाल लो, चाहे के, इधर क्या निकाला है, के ही निकाला, के निकाल लो, 2.303 डिवाइडेड बाई टी। अगर टी निकालते, के यहां बस ये इंटरचेंज करते, यहां पर क्या आ जाएगा, लोग, यहां पर आ जाएगा जी इनिशियल, और यहां पर आ जाएगा इनिशियल माइनस यहां पर पीटी फाइनल, और इनके आगे आप डब्बे बना लेंगे। देखो रियलिटी में डब्बा नहीं बनाना है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको ध्यान में रहे, यहां पर क्या लिखा जाता है, सबमिशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर लिखा जाएगा सबमिशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, यहां लिखा जाएगा सबमिशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब है, अभी बता देता हूं। नहीं नहीं नहीं, 3 मार्क्स में ये पहली बात तो आएगा नहीं, ठीक है, सीधा सीधा या तो 2 मार्क में आएगा या तो 1 में आएगा।
पूरा एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा मैं कैसे करना, टेंशन ना लो। टोटल प्रेशर कैसे निकालना, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, टेंशन मत लो। देखो यहां पर क्या लिखोगे सबसे पहले, अगर डायरेक्ट करना तो कैसे करोगे बताना। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 7 और 6 13, 13 में से 5 गए कितने, 8। यहां पर प्रोडक्ट 7 और 6 13, ये लो जी। और रिएक्टेंट कितना 5, ये लो जी। बात समझ में, ये अलग अलग चीज बन जाएंगी नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में देखो ये सोल्व कर रखा है इसने, एक्स मानना पड़ेगा इसके केस में, एक्स के बिना सोल्व होगा ही नहीं। देखो शुरू में इनिशियल प्रेशर इनका होता ही नहीं क्योंकि बना ही नहीं, पी आई माइनस एक्स कर लेंगे, ये एक्स बनेगा, ये एक्स बनेगा। टोटल प्रेशर में इसको सबको ऐड कर देंगे, पी आई माइनस एक्स आ जाएगा, और फिर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, पीटी माइनस आई कर दोगे। कर ही देता हूं एक, कैसे करना है देखो। जैसे मान लीजिए ए है, सारे गैसियस मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना। बी है, ये भी गैस है, प्लस सी है, ये भी गैस है। साथ के साथ बताऊंगा क्या होगा। यहां पर टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर क्या होगा, ब्लैक से लिख देता हूं, पी इनिशियल, इनिशियल प्रेशर होगा। और जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, ये टाइम 0 है, मतलब ये तो बना ही नहीं उस टाइम पे। और टाइम टी इज इक्वल टू टी पे कुछ टाइम बाद क्या होगा, पी आई, ये टूट जाएगा, कुछ डिकम्पोज हो जाएगा इसमें, लेट्स सपोज एक्स अमाउंट टूट गया, ये लो जी एक्स। इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है तो ये भी कितना बनेगा 1, और इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, ये क्या बनेगा एक्स। अब एक बात सोचो, अगर यहां पर 3 लिखा होता, यहां पर 3x बनता, यहां पर 2 लिखा होता, यहां पर 2x बनता। स्टोइचियोमेट्री जितनी है उतना ही आएगा। अगर यहां पर 2 होता, यहां पर 2x होता। ये बात समझ में आ गई, बोलो। यहां पर स्टोइचियोमेट्री में हटा देता हूं क्योंकि अभी तो 1 है। ठीक है, अब टोटल प्रेशर, इस पे टोटल निकलेगा। टोटल प्रेशर में क्या करते हो आप, इन सब को ऐड कर दोगे, क्या है जी, पी आई माइनस एक्स प्लस ये एक्स प्लस ये एक्स। क्यों सबको ऐड क्यों किया, क्योंकि मान लो हमारे पास 3 स्पीसीज है ए बी सी, और उनका सबका प्रेशर है, तो उस कंटेनर में, उस डब्बे में ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट है, तीनों अपना प्रेशर उस कंटेनर पे लगाएंगे, वो टोटल प्रेशर होगा, इसलिए तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, देखो जी, एक एक्स से एक एक्स गया, क्या बचा, पी टोटल इक्वल टू पी आई प्लस एक्स, और हमें एक्स चाहिए, एक्स कैसे निकलेगा, एक्स इक्वल टू इधर आके माइनस हो जाएगा, पी टी माइनस पी आई। समझ में बात आई। अब मुझे बताओ ये क्या बना है, ये तो केवल एक्स बना है, इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे और फिर फाइनल लिख देंगे। समझ में आई बात, और फाइनल बनते ही यही फॉर्मूला बन जाएगा, पी आई माइनस पी टी। देख लो ये बन गया। एक्स की वैल्यू कहां है, एक्स की वैल्यू ये है, अरे दूसरा पेन लो, एक्स की वैल्यू ये रही, एक्स की वैल्यू निकल गई। अब यहां पर एक्स पुट कर दो, और एक्स पुट करते ही ये आ जाएगा जो आपको चाहिए, स्टोइचियोमेट्री साथ में लेके आएगा। समझ में आई, ये एक्स की है ना वैल्यू, यहां रखते जाओ, फाइनल यही है। अच्छा इनिशियल तो यही है पी आई, ऊपर तो पी आई आएगा, पी आई डिवाइड में पी टोटल आएगा, मतलब जो बची हुई अमाउंट है यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लिया आपने यहां पर पी आई माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू बताना, पी टी माइनस पी आई। अब देखो भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहां पर, 2 पी आई माइनस क्या, पी टी। बोलो, तो ये क्या है, ये इस टाइम की 2 पी आई माइनस पी टी हो जाएगी। और इनिशियल क्या है, इनिशियल यही है, और लोग के बाद हमने यही तो रखा, लोग के बाद क्या रखा है, देखो लोग था, तो log के बाद की वैल्यू देखो पूरी लिख देता हूं, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी
लोग इनिशियल, इनिशियल तो पी आई रहेगा, डिवाइडेड बाय फाइनल क्या रहेगा, 2 pi माइनस पी। ठीक है, तो ये पूरा सोल्व करने की उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? सबसे पहले गिवन का हाफ मार्क्स, दूसरी चीज फॉर्मूला लिखते ही फिर से हाफ मार्क्स, तीसरी चीज सोल्व करते ही फिर से हाफ मार्क्स, चौथी चीज आपने लिख दिया, फाइनल आंसर आया, उसकी यूनिट लिखते ही फिर से हाफ मार्क्स, 2 नंबर 2 नंबर ऐसे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये सोल्व करके करना चाहते हो तो अच्छी बात है, कर दो तो, बट इतना टाइम बचता नहीं पेपर में। ठीक है, बोलो किस में डाउट है? नहीं है? इसको एक बार वीडियो को बंद कर दे विशेष।